एक ही कॉलोनी में अमीर गरीब के बच्चों के दो रूप। मम्मा, मुझे गोवा ट्रिप पर जाना है फ्रेंड्स के साथ। मुझे 50,000 रुपए दे देना प्लीज। बेटा, 50,000 ये तो बहुत ज्यादा है। इतने सारे पैसे एक बार पे खर्च करोगी तो कैसे चलेगा। मम्मा यार, अभी नहीं घूमूंगी तो कब घूमूंगी, दे दो ना यार। हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। चल ठीक है, एटीएम ले जाना और बैंक से निकाल लेना। ओह माय मम्मा, थैंक यू सो मच। ये हैं कमला जी, शालू की माँ, जिन्होंने अपनी इकलौती बेटी को पूरे ऐशो आराम और नाजों से पाला है। कमला जी ने शालू को कभी किसी चीज के लिए न रोका और न टोका। उसी का फायदा उठाकर आज शालू अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर अपनी माँ के पैसे उड़ाने जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पड़ोसन मधुबाला जी। नहीं बेटा, क्यों ना इस बार तू अपने लिए 2 नए सूट खरीद ले। तेरे पुराने सूट फट गए हैं। अरे माँ, आपकी साड़ी भी तो फटी हुई है ना। हम पहले आपके लिए साड़ी खरीदेंगे, उसके बाद मेरे लिए सूट। ठीक है, हम एक साड़ी और सूट ही खरीदेंगे। चल अब खाना बना लेते हैं। माँ आप बैठो, खाना मैं बनाती हूँ। आप बस बाजार जाकर कुछ सब्जी ले आओ, ठीक है। अपने घर में से झोला उठाकर मधुबाला की सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाती है, जहाँ उन्हीं की पड़ोसन कमला जी मिलती हैं। मधुबाला जी को देखकर कमला जी, अरे मधुबाला जी, कहाँ जा रही हो झोला लेकर। कहीं नहीं बहन जी, वो बस अनन्या खाना बना रही थी ना, तो सब्जी खरीदने आई थी जरा बाजार से। आप बताइए, आप कहाँ जा रही हो शालू के साथ। अब आपसे क्या छुपाना बहन जी, मेरी बेटी अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर जा रही है, तो बस उसी के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। आप भी अपनी बेटी को कभी कभी कहीं भेज दिया करो घूमने फिरने, या जीवन भर ऐसे ही गरीबी में रखना है उसे। हाँ बहन जी, अब आप घर के हालात तो जानती हैं, और मेरी अनन्या को पसंद नहीं है बाहर आना जाना। अरे बहन जी, अफोर्ड करना पड़ता है बेटी को पालना। खैर, गरीबी का कर भी क्या सकते हैं। कमला देवी हर बार मधुबाला जी को ऐसे ही गरीब होने का ताना मारती रहती थी। इसी तरह एक दिन कमला जी पार्क में टहल रही होती हैं, तभी वो देखती हैं कि मधुबाला जी भी अपनी बेटी अनन्या के साथ पार्क में आती है। उन्हें देखकर, अरे मधुबाला जी, आप यहाँ। और अनन्या बेटा, तुम तो जवान हो, पार्क में क्या कर रही हो। फिट रहने के लिए जिम जाया करो। देखो, मैंने शालू को भी जिम ज्वाइन करवाया है। नहीं आंटी जी, अब मुझे जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस पार्क में माँ के साथ टहलने आई थी। हाँ हाँ, तुम्हें जिम भेजने की औकात भी तो होनी चाहिए ना तुम्हारी माँ की। कमला जी मधुबाला जी का मजाक उड़ाकर फिर अपने घर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद, माँ, आप हर बार उनकी फालतू बातें क्यों सुनती रहती हो, इन्हें जवाब क्यों नहीं देती। बेटा, समय आने पर भगवान खुद जवाब दे देगा, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मधुबाला जी फिर से एक बार अपनी बेटी को तसल्ली दे देती हैं। लेकिन कमला जी कभी बाजार में, कभी मंदिर में, कभी सड़क पर, तो कभी मोहल्ले में उनकी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, चालू बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। पंडित जी ने तेरे लिए कुछ रिश्ते बताए हैं, तुझे कोई पसंद हो तो मुझे बता दे। माँ, मैं आपको बताने ही वाली थी। दरअसल मैं अपने कॉलेज में ही एक लड़के रोहित से बहुत प्यार करती हूँ। वो काफी अच्छी जॉब करता है और काफी अमीर परिवार से भी है। ठीक है बेटा, तुम्हें जो पसंद है उससे ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। एक तरफ शालू की माँ उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी करवाने के लिए तैयार हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ अनन्या के लिए भी एक रिश्ता आता है और अनन्या की माँ भी उसका रिश्ता पक्का कर देती है। और कुछ दिनों में शालू की शादी धूमधाम से अनन्या की शादी सिंपल तरीके से करवा दी जाती है और दोनों इत्तेफाक से एक ही मोहल्ले में अमीर और गरीब घर में बहू बनकर जाती हैं। एक दिन शालू अपनी बालकनी में खड़ी होती है, तभी अनन्या उसके घर के नीचे से गुजरती है। अरे अनन्या, शादी के बाद भी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली ना। तुम शादी से पहले भी गरीब थी और शादी के बाद भी। सच में कैसी फूटी किस्मत है तुम्हारी। अरे शालू, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी शादी काफी अच्छे घर में हुई है। अरे यार, अब तो दिखावा बंद कर दे खुश रहने का। शालू की बात सुनकर अनन्या मुस्कुराकर चली जाती है। एक तरफ शालू मौका मिलते ही अनन्या को ऐसे ही ताने मारने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ सालों बाद, शालू की शादी के बाद कितनी अकेली हो गई हूँ, और अब तो मेरा घर में मन भी नहीं लगता। सोचती हूँ कि ये सारी जमीन जायदाद शालू के नाम कर दो और उसी के साथ जाकर रह लो। सोच तो सही रही हो कमला जी, तुम भी तो इतने बड़े घर में अकेली रहती हो। आखिर अब कब तक अकेली रहोगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तो चली जाओ, लेकिन आजकल किसी पर भरोसा मत करना, अपने बच्चों पर भी नहीं। एक बार बच्चों को परख लो। अरे रोहिणी बहन, मैंने अपनी शालू को पलकों पर बिठा कर पाला है, उसकी हर इच्छा पूरी की है।
मेरे साथ थोड़ी ना गलत करेगी वो। मैं तो कल ही वकील को बुलाकर सारी जायदाद अपनी बेटी और दामाद के नाम कर दूंगी और चैन से रहूंगी अपनी बेटी के पास। अगले ही दिन कमला जी वकील के दफ्तर में जाती हैं और अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटी दामाद के नाम कर देती हैं और उन्हीं के घर रहने के लिए चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अरे मधुबाला जी, पहले तो आपकी बेटी अनन्या आपका ध्यान रख लेती थी, लेकिन उसकी शादी के बाद तो आपका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। देखिए मेरी बात मानिए तो सर्दियों में कुछ समय के लिए अपनी बेटी के पास चली जाइए। आखिर बच्चे ही माँ बाप का सहारा होते हैं। डॉक्टर साहब, बिटिया रानी की तो शादी हो गई है, अच्छा नहीं लगता कि मैं उसके घर जाकर रहूं। हाँ, लेकिन मैडम जी अपनी तबीयत से ज्यादा जरूरी तो कुछ नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। ध्यान रखिए अपना, दवाइयाँ समय पर लेते रहिएगा। क्या सच में डॉक्टर साहब सही कह रहे थे? मैं कुछ दिन अनन्या के पास जाकर रहूं क्या? मधुबाला जी अपने मन में अनन्या के घर जाकर रहने का विचार कर ही रही होती है कि रास्ते में उन्हें कमला जी मिलती हैं। उन्हें देखकर, अरे कमला बहन, कहाँ जा रही हो इतना सारा सामान लेकर? और मैंने सुना है तुमने अपना घर भेज दिया। हाँ, अकेले रहने से अच्छा है कि अपनी बेटी के पास रहो। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी शालू के नाम कर दी। अब बुढ़ापे में इंसान अपने बच्चों के पास ही तो रहता है, तभी बुढ़ापा चैन से कटता है। सही कह रही हो बहन, जाओ जाकर रह लो बिटिया के साथ। कमला जी से बात करके मधुबाला जी अपने घर लौटी हैं और खाना पकाते समय, क्या मुझे भी अनन्या के पास जाकर रह लेना चाहिए? हमेशा के लिए नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के लिए तो चली ही जाती हूँ। मधुबाला की भी अपनी बेटी के यहाँ जाने का मन बना लेती है। लेकिन कमला जी जब अपनी बेटी शालू के घर पहुँचती है तब उन्हें देखकर शालू, अरे मम्मी, आओ घर के अंदर आओ। कैसे आना हुआ आज आपका, वो भी इतना सारा सामान लेके? बेटा, मैं अकेली कहाँ रहती, इसलिए तो मैंने सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी तुम्हारे और दामाद जी के नाम की है कि मेरा बुढ़ापा अपने बच्चों के साथ गुजर जाए। हे भगवान, क्या मम्मी हमेशा हमारे साथ रहोगी? अरे यार, रामू भैया जरा सामान उठा लेना। जी मालकिन। राजू कमला जी का बैग उठाकर घर के अंदर लेकर आता है और शालू से पूछता है, मालकिन ये बैग और अटैची कहाँ रख दूं? एक काम करो, अभी तो मम्मी का सारा सामान गेस्ट हाउस में रख दो। शाम को रोहित के आने के बाद हम मम्मी का रूम डिसाइड करेंगे। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहने के लिए आई हूँ। अब बुढ़ापे में अकेले अकेले मेरा मन नहीं लगता। हाँ, और आ गई हमारी जिंदगी में दखलंदाजी करने यहाँ पर, अब इन्हें झेलना पड़ेगा। कमला जी की बेटी शालू अपनी माँ की जायदाद लेने के बाद भी उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ मैं कुछ दिनों के लिए अनन्या के पास उसके घर हो आती हूँ, तबीयत ठीक होने के बाद वापस आ जाऊंगी। और इस तरह मधुबाला जी अपनी बेटी अनन्या के पास उसके ससुराल में रहने चली जाती हैं। और मधुबाला जी को देखकर अनन्या, अरे माँ, तुम आ गई। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ, तुम घर के अंदर आओ। हाँ बेटा, वो डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि सर्दियों का समय है और बीमारी में अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ आकर रह लो। बिल्कुल ठीक कहा माँ। अब आप इस रूम में आराम से बैठो और मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। एक तरफ अनन्या अपनी माँ मधुबाला जी के लिए खुशी खुशी चाय बना रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ शालू छत पर खड़ी होकर, अरे यार रोहित, मम्मी हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए आ गई है। तुम यार बिजनेस ट्रिप पर चले गए हो। तो मैं क्या करूं, तुम्हारी माँ है, मैंने तो पहले ही कहा था अपनी जमीन जायदाद अगर वो तुम्हारे नाम करेंगी तो उनका ख्याल भी रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही ऊपर आएगी। फोन रखकर शालू मन ही मन अपनी माँ को बोझ समझ रही थी। इसी तरह कुछ दिन तो ठीक से बीतते हैं। फिर एक दिन रसोई में, रामू, शीला, ये लो तुम दोनों का हिसाब, आज के बाद काम करने के लिए मत आना। लेकिन मालकिन क्यों, हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, मुझे नई नौकरानी मिल गई है, वो भी बिल्कुल फ्री। शालू अपने घर के नौकरों को काम से निकाल देती है और उनके जाने के बाद देखती है कि कमला जी हॉल में उसके 5 साल के बेटे के साथ टीवी देख रही थी। उन्हें देखकर, माँ क्या लगा रखा है पूरा दिन, आप टीवी देखती रहती हो? आपके साथ में रहकर ये भी बिगड़ रहा है, थोड़ा बहुत काम करने में मदद कर दिया करो। अरे बेटा, नाराज क्यों होती है? नौकर है तो सही काम करने के लिए, तू परेशान हो रही है। नौकर हैं, अब नहीं है, लेकिन अब मैंने उन्हें निकाल दिया क्योंकि अब आपके खर्चों के साथ साथ नौकरों का खर्चा भी हम नहीं उठा सकते। मेरा खर्चा? लेकिन बेटी, मेरा तो जो कुछ था वो मैं तेरे नाम कर चुकी हूँ ना। अब क्या तू मुझे 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला सकती? माँ, वैसे ही महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर खर्च चलाना कितना मुश्किल हो गया है। एक काम करो, आज से आप ही घर के झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई और खाने का काम देख लो। ठीक है बेटा, मैं कर लूंगी,
मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने घर पर भी तो काम करती थी ना। चलो अब तो मजा आ जाएगा, नौकरों के कपड़े बचेंगे और घर का सारा काम काज भी हो जाया करेगा। एक तरफ अपनी माँ को नौकरानी बनाकर शालू खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या। बेटा मुझे माफ कर दे, एक तो तू वैसे इतनी तंगी परेशानी में रहती है और मैं आ गई खर्चा बढ़ाने। क्या कह रही हो माँ? बचपन से लेकर अब तक पापा के जाने के बाद आपने मुझे अकेले ही तो संभाला है। मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, और बुढ़ापे में क्या हम आपकी सेवा नहीं कर सकते? हाँ माँ। अनन्या, माँ के बिस्तर अमर के साथ पलंग पर लगा दो। दोनों नानी पोता साथ में सो जाएंगे और हम जमीन पर बिस्तर लगा लेंगे। अरे दामाद जी, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप भी? हाँ माँ, तुम हमारे लिए घर आई हो और हमारा फर्ज है अपने माँ बाप की सेवा करना। अनन्या और उसका पति निखिल मधुबाला जी को न केवल प्रेम बल्कि सम्मान भी दे रहे थे। अब शालू की मां कमला जी उसके घर में दिन भर काम करती थी। एक दिन वो घर के बाहर की सफाई कर रही होती है कि तभी अरे शालू की माँ लग रही है, ये क्या कर रही है? शालू अपनी माँ को घर से काम करवा रही है, वो भी इतनी ठंड में। हाँ बहन जी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तो हमने सुना था कि शालू की माँ ने अपनी सारी जमीन जायदाद शालू और उसके पति के नाम कर दिए है। अरे बहन क्या बताया जाए, माँ बाप की जमीन ज्यादा लेने के बाद बच्चे बदल जाते हैं और माँ बाप को बोझ लगने लगते हैं। शालू की पड़ोसन बाहर खड़े होकर शालू के बारे में सब बातें कर रही होती है और उसकी माँ कमला जी सुन लेती है। कहीं ये औरतें सच तो नहीं कह रही, कहीं सच में मेरी बेटी ने मुझे नौकरानी बनाकर तो नहीं रख दिया है और मैं अपनी बेटी पर बोझ तो नहीं बन रही। कमला जी अपने मन में सारी बातें सोच ही रही होती हैं, तभी अंदर से शालू की तेज चिल्लाने की आवाज आती है। माँ कहाँ हो? जरा अंदर आओ। आपने क्या इस घर को धर्मशाला बना रखा है? अब सब्जी चढ़ा कर गई थी तो गैस कम कर जाती, अब देखो ये पूरी सब्जी जल गई है, कौन खाएगा इसे? आज आपको खाना नहीं मिलेगा, आप यही सब्जी खाएंगे। लेकिन बेटा मैंने तुझे कहा था ना कि सब्जी गैस पर चढ़ाई हुई है, तो एक बार उसको चला देना। तो क्या मैं यहाँ पर आपकी नौकरानी बनने बैठी हूँ? जब आपको कहा है कि इस घर का काम आपको संभालना है तो अपने हिसाब से देखिए ना। शालू तेज आवाज में अपनी माँ पर चिल्ला रही होती है और उसके चिल्लाने की आवाज बाहर मोहल्ले तक जाती है। उसके बाद मोहल्ले की औरतें फिर से बातें बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ ला बेटा नन्या, तू कितना काम करेगी पूरा दिन? सब्जी काटने का काम मैं कर देती हूँ। नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम आराम करो। इस उम्र में तुमसे काम करवाऊंगी? मैं सब्जी काट के बना दूंगी और गरम गरम फुल्की भी खिला दूंगी। भगवान तुम जैसे बच्चे सभी को दे। अनन्या का पति मजदूर था, उसके घर में गरीबी थी, लेकिन अपनी माँ के लिए प्रेम और सम्मान बहुत था। अनन्या अपनी माँ को एकदम भगवान की तरह रखती थी। लेकिन दूसरी तरफ शालू सारी जायदाद लेने के बाद भी अपनी माँ को नौकरानी बनाकर रख रही थी। एक दिन शालू बेटा, मेरी खांसी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। लेकिन वो तो जवानी की बात थी ना, अब इस उम्र में आप डॉक्टर के चक्कर लगाओगी? वैसे आज रोहित बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहे हैं तो अच्छा खाना बना देना। अपनी बेटी की बात सुनकर कमला जी हतप्रभ रह जाती हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उनका पैर फिसल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसा लग रहा है सच में आज तो मेरी कमर और पैर टूट गया। अरे अब क्या कर दिया माँ, तुम तो सच में हमारे लिए आफत बन गई हो। लाओ दिखाओ क्या हुआ। कुछ नहीं बेटा, अपनों के रंग सामने आ गए हैं, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। तू जा जाकर अपना काम कर। शालू की बात से कमला जी काफी उदास थी। उस दिन घर का काम निपटाकर वो लंगड़ाती हुई पास के मंदिर में जाकर बैठ जाती हैं, जहां मधुबाला जी पहले से बैठी हुई थी कमला जी को लंगड़ाते हुए देखकर। अरे कमला जी, मैं सोच रही थी कि आप दिखाई नहीं दे रही। आप तो मुझसे भी पहले आई थी ना अपनी बेटी के पास रहने के लिए। हाँ बहन जी, मैंने सोचा था कि अपना बुढ़ापा अपनी बेटी के साथ बिताऊंगी, लेकिन हर बार जैसा सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता ना। आप बताइए कैसा रखती है आपको निर्णय? भगवान ऐसी बेटी हर किसी को दे। मैं तो भगवान से हर रोज यही दुआ मांगती हूँ कि बचपन में मैंने जो संस्कार अपनी बेटी को दिए, आज वो संस्कार मुझे वापस मिल रहे हैं सेवा के रूप में। खुशकिस्मत है बहन जी आप, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मधुबाला जी की बात सुनकर कमला जी को अपनी किस्मत पर रोना आता है और वो अपने घर लौट आती हैं। मम्मी कहाँ चली गई जाती हो आप? आपको जरा सा भी घर की चिंता है या नहीं? वो बेटा बस में जरा मंदिर तक गई थी, मेरा मन थोड़ा सा बेचैन हो रहा था इसलिए। और हम सब यहाँ पर भूखे बैठे हैं और मेरी मम्मी मंदिर में भगवान को खुश करने में लगी है। आप यार मम्मी अब जल्दी से खाने में कुछ बना दो,
रोहित आने वाले हैं, हमें भी भूख लगी है। कमला जी जल्दी जल्दी हाथ चलाकर सबके लिए खाना बनाती हैं। शाम को उनका दामाद रोहित भी घर आ जाता है। 1-2 दिन इसी तरह गुजरते हैं और कुछ दिन के बाद हे भगवान, ये खांसी तो बढ़ती चली जा रही है। न जाने ये खांसी मेरी जान लेकर ही जाएगी। खांसते खांसते कमला जी देखती हैं कि उनके रुमाल पर खून के धब्बे आ गए थे, जिन्हें देखकर कमला जी चिंता में पड़ जाती हैं। लेकिन अपनी बेटी के डर की वजह से वो उससे कुछ नहीं कहती। एक तरफ कमला जी अपनी जमीन जायदाद बेटी के नाम करने के बाद भी डर में जी रही थी, वहीं माँ, अरे माँ कहाँ हो? हाँ बेटा, यहाँ पर ही बैठी हूँ बाहर आंगन में। क्या हुआ? देखो माँ, निखिल आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं। देखो तो सही, कितनी सुंदर सूती साड़ी है। और ये स्वेटर निखिल कह रहे थे कि आपकी साड़ी और स्वेटर खराब हो गया है। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा, और इसकी मुझसे ज्यादा तो तुझे है। देख जरा अपनी साड़ी को, कितनी जगह पे बंद लगे हैं, और तेरा स्वेटर भी न जाने कितने साल पुराना है। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ तो सही। मैं अगली बार अनन्या के लिए भी साड़ी और स्वेटर लेकर आऊंगा। अभी ये मैं अपनी माँ के लिए लेकर आया हूँ। अपनी बेटी और दामाद की बात सुनकर मधुबाला जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी मोहल्ले में अमीर बच्चों की माँ का अलग ही रूप देखने को मिलता है। अरे शालू, देखना जरा, ये रुमाल किसके हैं? इन पर कितना सारा खून लगा हुआ है। हे भगवान, कहाँ से आया इन पर इतना सारा खून? माँ, अरे ओ माँ, कहाँ मर गई? हाँ बेटा बताओ, मैं हूँ छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। क्या हुआ, तुम दोनों इतना गुस्से में क्यों हो? माँ, रुमाल पर इतना सारा खून कहाँ से आया? ये तुम्हारा क्या धरा है ना? हाँ बेटा, वो बस मेरी खांसी बढ़ गई ना, तो खांसते खांसते खून आ जाता है। शालू, मैं तुम्हारी माँ के प्यार के चक्कर में अपनी घर में बीमारी नहीं पालना चाहता। तुम्हारी माँ इस घर के अंदर नहीं रहेगी। मैंने कह दिया तो कह दिया। लेकिन बेटा फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने तो अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ तुम्हारे नाम कर दी है। हाँ तो माँ, आपने एहसान नहीं किया, वो सब मेरे ही था। माँ बाप की जमीन जायदाद पर बच्चों का ही हक होता है। आप अब इस घर में नहीं, गैरेज में रहेंगी। घर में छोटा बच्चा है, वो बीमार पड़ सकता है। गुस्से में आकर शालू और रोहित कमला जी का बोरिया बिस्तर उठाकर गराज में पटक देते हैं। और सर्दियों में कमला जी जब गराज में रहने को मजबूर होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ माँ, देखना जरा, डाकिया आपके नाम की चिट्ठी लेकर आया था। न जाने इस चिट्ठी में क्या है? पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता कि मुझे चिट्ठी कौन भेजेगा। मधुबाला की चिट्ठी खोलकर देखते ही तो उनकी आंखों के खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बेटा, सालों से तुम्हारे चाचा के साथ जो जमीन जायदाद का केस चल रहा था, वो हम जीत गए और बदले में हमें पूरे 1 करोड़ रुपए मिले हैं। अरे वाह, मतलब अब हमारी माँ करोड़पति बन गई। निखिल बेटा, तुम आज ही मुझे वकील के पास लेकर चलना। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। एक तरफ मधुबाला जी निखिल के साथ जाकर अपने गांव की जमीन के सारे पैसे निखिल और अनन्या के नाम कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गराज में बीमारी से परेशान कमला जी अपने दिन काट रही थी। और एक दिन, माँ सुनो, आज मेरी सहेलियाँ आने वाली है घर पर, तो उनके लिए खाना पीना बनाना है। तुम मेरे साथ घर के अंदर चलो। लेकिन बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है। कुछ दिन पहले भी तुझे और दामाद जी से कहा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? माँ, तुम्हें जब काम की कहो तब तुम बहानेबाजी करने लगती हो। ऐसे बिना चश्मे के कहीं तुम अंधी नहीं हो जाओगी। चलो अब जल्दी, बहुत काम है। शालू कमला जी के साथ ऐसा ही बर्ताव करने लगी थी। पूरे घर का काम करती थी और उन्हें खाने को रोटी तक नहीं देती थी। आज उसकी सहेलियां आने वाली थी और इसीलिए वो अपनी माँ को काम करने के लिए गराज से बुलाने आई थी। घर में पहुंचकर, नानी नानी, आप ऐसे क्यों रहती हो? आपकी तबीयत खराब है क्या? आपने तो कितने दिनों से नहाया भी नहीं है। अरे आ रहा हो, इधर आओ, बीमार है तुम्हारी नानी, तुम्हें भी बीमारी हो जाएगी। बेटा, पहले कुछ खाने के लिए दे दे। 2 दिन से तूने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया है। कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। पहले काम कर दो, उसके बाद खाना खा लेना जी भर के। शालू गुस्से में अपनी माँ को रसोई में काम करने के लिए खड़ा कर देती है और एक गिलास दूध बनाकर अपने बेटे को देती है और खुद अपनी बालकनी में जाकर सहेली से बात करने लग जाती है। तभी, नानी नानी, आप ये दूध पी लो। मुझे पता है मम्मी पापा आपके साथ अच्छा नहीं करते। आपको भूख लगी है ना, आप मेरा दूध पी लो। नहीं बेटा, तू पी ले। तेरी माँ ने देख लिया ना, तो मेरे साथ तुझे भी डांट पड़ेगी। अब जबरदस्ती कमला जी को दूध का गिलास पकड़ता है। तभी शालू हॉल के अंदर आ जाती है और कमला जी के हाथ से दूध का गिलास छीनकर फेंक देती है। हद होती है माँ, अब तो मेरे बच्चे का हिस्सा भी खाओगी? कहा था ना काम करके खा लेना। अब सिर्फ तुम काम करोगी तो ही खाने को मिलेगा।
अपने प्रति अपनी बेटी का ऐसा व्यवहार देखकर कमला जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जल्दी जल्दी अपनी बेटी की सहेलियों के लिए खाना बनाती हैं। इतनी देर में उसकी सहेलियां भी आ जाती हैं और उनके सामने। माँ सुनो, मेरी सहेलियों के सामने गलती से भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी माँ हो। अगर उन्हें पता चल गया ना तो मैं हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है बेटा, नहीं पता चलेगा बेटा। शालू की सहेलियां डाइनिंग एरिया में बैठकर मजे से खाने का मजा लेती हैं और शालू से कहती हैं, अरे शालू, तेरी नौकरानी के हाथ के खाने में तो वाकई ही गजब का स्वाद है। हाँ यार, मेरे यहाँ पर जब किटी पार्टी होगी तो तुम अपनी नौकरानी को लेकर आना, इसी से खाना बनवाएंगे। अरे नौकरानी, जरा हमारे लिए भी तो कॉफी बनाकर लेकर आना। अपनी बेटी और उसकी सहेलियों से खुद के लिए नौकरानी शब्द सुनकर कमला जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और बिना चश्मे के दिखाई न देने की वजह से अचानक जब वो कॉफ़ी लेकर आती हैं तो गलती से वो कॉफ़ी शालू की सहेलियों पर गिर जाती है, जिसके बाद शालू कमला जी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। इन बूढ़े लोगों की यही समस्या है, हद कर दिया उन्होंने। आज तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के बीच कितनी बेइज्जती हुई है। निकल जाओ मेरे इस घर से। शालू गुस्से में अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देती है और अब कमला जी बिल्कुल बेसहारा हो जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ मधुबाला जी ने जो पैसे अपनी बेटी और दामाद के नाम किए थे उनसे अनन्या और निखिल ने एक पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया था। और एक दिन, सुनो जी, हमें अब मुनाफा अच्छा हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि एक बड़ा सा घर ले लेते हैं माँ के नाम पर, और गाड़ी भी देखी है मैंने, माँ को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। हाँ अच्छा आइडिया है, आज ही ले लेते हैं। अनन्या और निखिल उसी दिन उसी सोसाइटी में मधुबाला जी की पसंद का एक घर और एक गाड़ी फाइनल करते हैं। कुछ दिन अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कमला जी दर बदर की ठोकर खा रही होती हैं। वो दिन में मंदिर में रहती हैं और रात में गुरुद्वारे में, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से गुरुद्वारे वाले भी उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और वो एक दिन सड़क पर भीख मांग रही थी, तभी अनन्या, निखिल और अपनी माँ के साथ गाड़ी में वहाँ से गुजर रहे होते हैं और उन्हें देख लेती हैं। उन्हें देखकर, अरे माँ, ये तो कमला आंटी है ना, शालू की माँ, इनकी ऐसी हालत। हाँ बेटा, शायद जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। इन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद शालू और उसके पति के नाम कर दी थी और उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। निखिल और अनन्या कमला जी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां उनके फेफड़े का ऑपरेशन होता है, जिसका सारा खर्चा अनन्या देती है। और ठीक होने के बाद अस्पताल में, मधुबाला जी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया करती थी, लेकिन तुम्हारे संस्कार ने तुम्हारी बेटी को बुढ़ापे का सहारा बनाया और मेरी बेटी आज मुझसे ही दगा कर गई। आंटी जी, आप चिंता मत करो, आपके साथ जिसने गलत किया है उसके गलत का बदला हम जरूर लेंगे। निखिल और अनन्या कमला जी को अपने घर में ले आते हैं और, निखिल, हमें शालू और रोहित को सबक सिखाना होगा। हाँ मैंने उसका पूरा इंतजाम कर लिया है। हमारे मैनेजर मिस्टर गुप्ता ने रोहित को एक नए स्टार्टअप में पैसा लगाने का झांसा दिया है, जिसकी वजह से रोहित ने अपना घर मकान सब गिरवी रखकर अपनी सारी जमा पूंजी उस प्रोजेक्ट में लगा दी है। लेकिन अब तुम करोगे क्या? दरअसल वो प्रोजेक्ट नकली है और एक्साइटमेंट में रोहित ने पेपर ठीक से नहीं देखे। कल उसके घर नोटिस जाएगा कि वो बर्बाद हो चुका है। उसकी सारी प्रॉपर्टी अब कमला आंटी के नाम हो चुकी है। अगले दिन सुबह सुबह रोहित के घर एक नोटिस आता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। शालू, हम बर्बाद हो गए। अरे मैंने जिस स्टार्टअप में अपने सारी जमा पूंजी लगाई थी वो फेल हो गया है और हमारा ये घर भी अब बिक चुका है। आज ही हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ पर? मुझे नहीं पता। देखा तुमने जिस तरीके से अपनी माँ को घर से बाहर निकाला, उसी तरीके से किस्मत ने हमें बेघर कर दिया। शालू और रोहित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मजबूरी में घर से निकलने को मोहताज हो जाते हैं। रोहित जगह जगह नौकरी ढूंढता है, लेकिन निखिल के कहने पर कोई भी उसे नौकरी नहीं देता और वो मजदूरी करने लगता है। एक दिन पंचर की दुकान पर, शायद मेरी गाड़ी में पंक्चर हो गया है, मैं ठीक करा लाता हूँ। कमला आंटी और आप माँ दोनों इसी में बैठो। निखिल अपनी गाड़ी को पंक्चर की दुकान के सामने रोकता है, जहां रोहित पंक्चर ठीक करने का काम कर रहा होता है। वो कमला जी को निखिल की गाड़ी में देखकर हैरान रह जाता है। अरे आप यहाँ पर? पता है हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। लेकिन माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं शालू का पति रोहित, आपका दामाद। मेरी कोई बेटी दामाद नहीं है। कमला जी की बेरुखी से वहां से निखिल के साथ चली जाती है। वहीं रोहित अपने किराए के घर में जाकर शालू से कहता है, शालू, तुम्हें पता है मैंने माँ को निखिल के साथ देखा। वही निखिल जिसने अभी भी हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा सा घर खरीदा है। हाँ, तुम्हें पता है कि माँ उन्हीं के साथ रह रही है। रोहित, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने अपनी माँ का अपमान किया, इसलिए भगवान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमें अपनी गलती को सुधारना होगा। दरअसल रोहित और शालू भिखारी बन चुके थे। उनके पास खाने को रोटी तक नहीं थी और उनका बेटा आरव भी बीमार था। इसीलिए वो अपनी भिखारी वाली हालत में निखिल के घर पहुंचते हैं और वहां जाकर, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया।
आपकी सारी जायदाद लेने के बाद मैंने आपको नौकरों की तरह रखा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोगों को नहीं जानती। मेरी बेटी अनन्या है और दामाद निखिल। कमला जी को सभी मिलकर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहित और शालू ने कमला जी के साथ जैसा व्यवहार किया था, कमला जी उन्हें माफ नहीं करती और अपनी सारी जायदाद आरव और अंबर के नाम करके वो अनन्या और निखिल के साथ ही रहती हैं और शालू और रोहित भिखारी बनकर।